हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो कौन कौन सा फाइनेंशियल पैरामीटर आपको चेक करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस में ग्रोथ तभी होगा जब उस कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। तो अभी मैं पहला पॉइंट बताना चाहूँगा कि अगर उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है इन ए हेल्दियर फैशन, देन डेफिनेटली आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, पिछले 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के पैरामीटर में आप चेक कीजिए, क्या ये 15% मिनिमम वाई ग्रोथ कर रहा है। अगर हाँ, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगे कि ये कंपनी शायद पिछले 7 साल, 10 साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट पिछले 3 साल में या फिर 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत टाइम देखा गया है कि टर्नओवर स्टोरी होता है या फिर कभी कभी कोई एक सेक्टर का ख़राब दौर जाता है, तब कोई भी कंपनी का शेयर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। जैसे कि हम लोग बहुत बार पहले देख चुके हैं, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी के साथ ये कंसोलिडेशन पीरियड आता है। बहुत बार ऐसे भी देखा गया है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ इतना अच्छा नहीं हो रहा है, बट फिर भी उसका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि कंपनी का जो सर्विस या फिर जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो इन दैट सिनेरियो आपको सेल्स ग्रोथ भी चेक करना पड़ेगा। सेल्स ग्रोथ एंड रेवेन्यू ग्रोथ आर ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि अगर कोई कंपनी एक XYZ प्रोडक्ट को बेच रहा है, उसको अगर आप पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आता है रेवेन्यू ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप लाइन ग्रोथ भी। अगर कोई कंपनी अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ कर रहा है, मतलब टॉप लाइन में अगर ग्रोथ आ रहा है, तो उसका जो बॉटम लाइन ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो कोई भी कंपनी अगर पिछले 3, 5, 7 और 10 साल में मिनिमम 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाए या फिर उससे ज़्यादा ग्रोथ दिखाए, तो ये अच्छा एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है उस कंपनी के लिए, और आप उस शेयर को बाय करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ROCE, इससे वेरी क्रूशियल फिनेंशियल मैट्रिक्स, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कोई भी कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है यूजिंग देयर कैपिटल। अगर आप कोई एक कंपनी का ROCE को निकालना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज़ EBIT, विच इज़ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी का जो टोटल एसेट है माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। तो ऐसे बन गया आपका कोई भी कंपनी का ROCE। तो अभी आपको अगर जानना है कि ROCE का मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम कोई एक कंपनी का ROCE का क्राइटेरिया होना चाहिए लास्ट 3 to 5 ईयर्स में 18 to 24% मिनिमम, या फिर उससे ज़्यादा होगा तो और भी बढ़िया है। बट अगर कोई भी कंपनी का ROCE 18% का नीचे आ रहा है तो नॉर्मली मैं उस शेयर को उतना अच्छा नहीं मानता हूँ। PEG रेशियो इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि PEG रेशियो से आपको समझ में आता है कि कोई भी कंपनी का अर्निंग्स पोटेंशियल कितना है इन कंपैरिजन विद देयर प्रेजेंट वैल्यूएशन। अगर आपको कोई भी शेयर का PEG रेशियो कैलकुलेट करना है तो उस शेयर का जो प्राइस है उसको डिवाइड कीजिए EPS से, मतलब अर्निंग्स पर शेयर से, और उसको पूरा डिवाइड कीजिए EPS ग्रोथ से। PEG अगर 1 के नीचे है देन उसको माना जाता है कि उस कंपनी अंडर वैल्यूड है, और अगर कोई कंपनी का PEG 1 या उससे ज़्यादा है देन वो कंपनी ओवर वैल्यूड होता है। तो जितना कम PEG का शेयर आपको मिले, आप उस शेयर को बाई करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा शेयर आपको मिल जाएगा कि जिसका PEG 4 या 5 होता है, तो उस शेयर को मैं बोलूँगा कि जनरली अवॉइड करने बेटर होता है। पॉइंट नंबर 5 इज़ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कंपनी का फिनेंशियल लेवरेज कैसा है। क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में कोई भी कंपनी का जितना भी टोटल लाइबिलिटीज़ होता है उसको डिवाइड किया जाता है शेयर होल्डर्स इक्विटी से। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कंपनी कितना अच्छा फिनेंशियल कंडीशन में है। पॉइंट नंबर 6 इज़ डिविडेंड यील्ड। अगर आपको कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है और आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, तो मैं बोलूँगा जो भी कंपनी रेगुलरली डिविडेंड है उस कंपनी की तरफ जाइए, क्योंकि इसका 2 फ़ायदा है। एक तो है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो हेल्दी हो रहा है, और सेकंड है कि आप अगर 10 लाख 50 लाख अगर रुपए कोई एक बैंक अकाउंट या फिर कई जगह इन्वेस्ट करते तो उसका एक रेगुलर इनकम आता। तो ही इनकम अगर आपको ईयरली चाहिए तो आप डिविडेंड यील्ड वाले शेयर की तरफ जाइए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको आएगा। तो भी ये डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कैसे होता है, बेसिकली डिविडेंड यील्ड ऐसे कैलकुलेट होता है कि कोई एक कंपनी अगर बहुत सारा प्रॉफिट कर रहा है बट उसका एक्सपेंशन या फिर बिजनेस ऑपरेशन के लिए उतना प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो कंपनी परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट वो शेयर होल्डर को देते हैं, तो उसी को बोला जाता है बेसिकली डिविडेंड यील्ड। तो ये डिविडेंड यील्ड जो है इसको कंपेयर किया जाता है शेयर प्राइस के साथ। कोई भी शेयर जितना प्राइस में ट्रेड कर रहा है उसका कुछ एक परसेंटेज, जैसे कि नॉर्मली 1 to 3 या फिर मैक्सिमम 4% तक ही जाता है। बट कोई PSU सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड और भी ज़्यादा होता है। तो ऐसा सेक्टर में या फिर ऐसा अगर स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ कि ईयरली मेरा
कुछ ना कुछ पैसा तो वापस आने ही वाला है। तो इसको क्या होगा, आपका एक इनकम जो है ये रेगुलराइज्ड हो जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है ये भी बूस्ट होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने लॉस के ऊपर नॉर्मली डिविडेंड देता नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा वाला सिग्नल होगा कि आपका कंपनी कैसे परफॉर्म करने ये जानने के लिए। मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट बोला है वो सब पॉइंट अगर आपको कोई एक शेयर के लिए पॉजिटिव मिल जाए, बट फिर भी कोई एक शेयर अगर प्लेज्ड ज़्यादा हो या फिर थोड़ा बहुत भी हो, तो आपको कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि प्लेज बेसिकली एक प्रैक्टिस है जिसमें कि कोई भी कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल या फिर कोई दूसरे काम के लिए शेयर को गिरवी रख के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेता है। तो नॉर्मली ये नौबत तब आता है अगर कोई एक कंपनी को कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन या फिर कोई भी तरीके से फंड रेज करने नहीं देगा। तो इसका जो प्रोज और कॉन्स है, इसमें ज़्यादातर कॉन्स ही आता है, क्योंकि अगर कोई एक कंपनी का प्लेज के जगह पे कोई कंपनी आ गया है, देन डेफिनेटली कंपनी के लिए बहुत बुरी तरह टाइम होता है। और इस टाइम में अगर कोई भी एक ख़राब न्यूज़ आ जाता है तो उस कंपनी जितना भी शेयर को प्लेज किया है उसका मान लीजिए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे अगर वो शेयर ट्रेड करने लग गया, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास उन्होंने इसको प्लेज किया है वो कंपनी इधर जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको पे करने के लिए बोलेगा, या फिर वो लोग ओपन मार्केट में आके इसको बेच सकता है। देन अगर ऐसा कोई एक शेयर में आप अगर होल्ड कर रहे हो तो आपका प्राइस सडनली ड्रॉप कर सकता है। कोई भी कंपनी का प्लेज परसेंटेज मोर देन 5% हो जाए उस कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है देन डेफिनेटली उन लोगों को कहीं ना कहीं से तो पैसा मिलना चाहिए था। और अगर कोई एक कंपनी का इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जिससे कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तैयार नहीं है उसको लोन देने के लिए, देन डेफिनेटली आप भी आपका हार्ड अर्न मनी को वहाँ पे मत लगाइए, क्योंकि ये सब शेयर में तब भी जाना चाहिए जब मान लीजिए आपका 10x रिटर्न आ गया है और आपको तो थोड़ा बहुत पैसे का बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है। आइडियली ऐसा भी होता है कि बहुत सारा कंपनीज खास करके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर जो फार्मा सेक्टर में होता है वो प्लेज कभी भी नहीं करते, या फिर करते भी है तो बहुत कम परसेंटेज में करते हैं। तो ज़ीरो अगर प्लेज वाले कोई शेयर मिल जाए देन आप उस शेयर को कंसिडर कर सकते हैं बाई करने के लिए। इसको छोड़कर भी बहुत सारा फाइनेंशियल पैरामीटर है जिसको आपको चेक करना चाहिए। एक वीडियो के लिए वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी जो सब पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ आप बताइए आपका वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए क्या चीज़ आपको अच्छा लगा और आने वाले टाइम में आप क्या क्या वीडियो और देखना चाहते हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को आपका फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।